हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी जो वीडियोस पुरानी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की उनमें हमने कवर किया कॉस्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन, उसके कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप एंड हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को भी फ़ायदा देती है, एम्प्लॉयज़ को भी देती है, सोसाइटी को भी देती है, नेशन को भी देती है। तो अब हम इन सब के एंगल से कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ये देखती है कि उनकी कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं और कौन सी अनप्रॉफिटेबल हैं। जैसे अगर कोई कंपनी 3-4 प्रोडक्ट बना रही है तो मैनेजमेंट उन कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ये देख सकती है कि कौन सा प्रॉफिट फ़ायदा दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बनाने में उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ताकि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू किया जा सके। तो ऐसे ही मैनेजमेंट की हेल्प करती है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ताकि उन एक्टिविटीज़ को डिसकंटिन्यू किया जा सके जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं। नंबर 2 इज़ कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। जब भी कंपनी ने दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पे टेंडर भेजने होते हैं तो उन्हें कॉस्ट पर यूनिट डाटा की ज़रूरत होती है, एंड दिस डाटा इज़ calculated with the help of cost accounting, helps in framing policies। मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है गोल सेट करना और फिर पॉलिसीज़ बनाना, ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी है, किसकी डिसकंटिन्यू करनी है, प्रोडक्ट खुद बनाना है, मेक और बाय डिसीज़न लेना, खुद बनाना है कि बाहर से बना बनाया लेना है, कौन सी मार्केट में एंटर करना है, किस मार्केट में उन्हें कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, फिर उसी तरह क्या एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारे डिसीज़न मैनेजमेंट लेती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हेल्प्स इन डिसीज़न मेकिंग। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट जो है कंपेयर कर सकती है अपनी कंपनी के रिज़ल्ट्स को दूसरी कंपनी के रिज़ल्ट्स के साथ। जो भी फर्म्स सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं वो आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकती हैं, उनका कॉस्ट डाटा कंपेयर किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कौन सी फर्म जो है उसमें नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कौन सी पड़ रही हैं, ताकि उनकी कॉस्ट को भी कम किया जा सके। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता ही कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट सर्टनमेंट करना होता है। और वो हमने कॉस्ट सर्टन क्यों करनी है? ताकि हम अपनी वेस्टेज को कम कर सकें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। तो विदाउट द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हेल्प्स इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की ये डिसाइड करने में कि उन्होंने किस कैपेसिटी लेवल पे ऑपरेट करना है। हेल्प्स इन कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की कॉस्ट ऑडिटिंग में। अब ऑडिटिंग जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, वेरिफिकेशन करना अकाउंट्स की, ये देखना कि कहीं कोई फ्रॉड एरर तो नहीं हो रहे, अगर हैं तो उन्हें टाइमली डिटेक्ट किया जा सके और उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। हेल्प्स इन रिकन्सिलेशन। अब कॉस्ट अकाउंटिंग अपना डाटा कहाँ से ले रही है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ले रही है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिज़ल्ट से मैच करने चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि भी जो भी प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज़ करती है और जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज़ कर रही होती है वो दोनों सेम नहीं होते। तो उनमें रिकन्सिलेशन, उनमें समझौता लाने का काम करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि भी कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफ़र कर रहे हैं और कैसे दोनों को मैच करवाया जा सकता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आर ओ आई। आर ओ आई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हमने करनी है, कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस को डिसकंटिन्यू करना है, कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं किनको रिमूव करना है, ताकि फर्म अपनी रिटर्न को बढ़ा सके और कॉस्ट को कम कर सके। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़। अब कॉस्ट अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट देती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हमारे जो लॉसेस हैं वो कम होएंगे, वेस्टेज कम होएगी, कॉस्ट कम होएगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज़ को बेटर वेजेस मिलेंगी, अगर उनको अच्छी वेजेस मिलेंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। उसी तरह हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ये देख सकते हैं कि कौन से वर्कर हमारे एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और कौन से सही से काम नहीं कर रहे। रादर वो अपने आप को एफिशिएंट वर्कर के पीछे छुपा लेते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है तो वो हाइड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि ये वर्कर्स जो हैं वो इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सोशल रिकॉग्निशन ऑफ वर्कर, तो वर्कर्स को भी जब अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी वेजेस मिलेंगी, तो उनको भी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो सोसाइटी में उनकी भी एक पहचान होएगी। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है वर्कर्स की। लो लेबर टर्नओवर, जब कॉस्ट कम होएगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो लेबर को अच्छी वेजेस मिलेंगी, अच्छी सैलरीज मिलेंगी, जिसके कारण वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से लीव नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ये भी बेनिफिट मिलेगा कि भी उनकी जो लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लेबर टर्नओवर हो रहती है उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन एंड रिडक्शन इन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जब वर्कर खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्राइक्स कम होएंगी, लॉकआउट कम होएंगे। मोर बारगेनिंग पावर ऑफ वर्कर, अब वर्कर की बारगेनिंग पावर भी प्रॉफिट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कंपनी अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है, जिससे ऑब्वियसली वर्कर की भी बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होएगी। जब उन्हें पता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो वो मांगेंगे भी ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी वेजेस एंड सैलरीज भी मांगेंगे। जब उन्हें पता है कि भी प्रॉफिट्स ही नहीं इतने हो रहे तो फिर वो भी अपने इतनी स्ट्रॉन्गली अपनी वेजेस या फिर सैलरीज डिमांड नहीं कर सकते। तो इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को अपनी बारगेनिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस टू सोसाइटी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से जब हमारी वेस्टेजेस कम होएंगी, हमारी कॉस्ट कम होएगी, तो सोसाइटी को भी अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा सकेंगे एट द चीप कॉस्ट, एट द चीप रेट, एट द चीप प्राइस। तो फिर सोसाइटी को भी बेनिफिट होएगा, उन्हें अवेलेबिलिटी होएगी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, और वो प्रोडक्ट उन्हें चीप प्राइस पे मिलेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होएगा। और जिन एम्प्लॉयज़ को भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से सेटिस्फाई किया है अच्छी वेजेस एंड सैलरीज देके, वो भी तो एम्प्लॉयज़ हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। तो जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे तो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ उनका हो जाएगा रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे वो अच्छी इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी में। तो ऐसे सारी ही सोसाइटी को बेनिफिट होएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होएगा, लोग इंजॉय कर सकेंगे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को लो प्राइस पे। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस टू नेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम नेशन को भी फ़ायदा होएगा। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बेटर यूटिलाइज होएंगे, वेस्टेज कम होएगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगी, फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगी तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होएगी नेशन का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बढ़िया होएगा, और बढ़िया प्लान्स हमारी सरकार बना सकती है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग ना सिर्फ ऑनर्स की, मैनेजमेंट की हेल्प करती है, और ना सिर्फ वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की मदद करती है, रादर ये सोसाइटी को भी, जो भी
देखो ऑर्गेनाइजेशन जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रही हैं वो सोसाइटी से ही तो ले रहे हैं ना, तो फिर वो सोसाइटी को भी उसके बदले में एक बेटर आउटपुट दे सकते हैं और नेशन भी पूरा फ़ायदे में जाएगा अगर कॉस्ट अकाउंटिंग को हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अडॉप्ट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या लिमिटिंग पॉइंट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? नंबर 1, कॉस्ट अकाउंटिंग लैक्स यूनिफॉर्म प्रोसीजर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, एक पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म मेथड नहीं है। इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, मेथड्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। उसी तरह आप एस्टिमेटेड कॉस्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि एक्चुअल फिगर्स की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट्स पे काम किया जाता है, तो इसलिए हर अकाउंटेंट के रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के रिज़ल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशंस, एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मटेरियल्स को हम इशू कर सकते हैं एवरेज प्राइस पे भी, स्टैंडर्ड प्राइस पे भी इशू किया जा सकता है। उसी तरह ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल में किया जा सकता है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कॉस्ट करने के अलग अलग मेथड हैं। उसी तरह बहुत सारे कॉस्टिंग सिस्टम है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, उसी तरह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है। तो कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट करना है, कौन सी कन्वेंशन, कौन से सिस्टम को प्रॉपरली अप्लाई करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो बेसिकली वो नेचर ऑफ बिज़नेस देख लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करना है। पर कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिस्क्राइब्ड एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं गिवन। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इस तरह से इन डिफरेंट फैक्टर्स के कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट इज़ टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, खर्चा ज़्यादा है, तो फिर इसको बिग ऑर्गेनाइजेशंस ही अफोर्ड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ एक्यूरेसी। तो क्योंकि एस्टिमेटेड फिगर्स यूज़ की जाती हैं, एक्चुअल फिगर्स हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो जिसके कारण मिसलीडिंग रिज़ल्ट्स आते हैं। सब अकाउंटेंट्स के रिज़ल्ट डिफ़र करेंगे तो एक्यूरेसी की कमी रहती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बिज़नेस की सोशल ऑब्लिगेशन है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटिंग की कोई भी बात नहीं की जाती, उसको ध्यान नहीं दिया जाता कि भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को क्या सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए क्या सोशल कॉस्ट इंकर कर रही है, ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज़ इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम मेथड। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो ये सब मतलब अकाउंटेंट की अपनी मर्ज़ी के ऊपर, या फिर नेचर ऑफ बिज़नेस के ऊपर, या टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, या आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन से मेथड, कौन से सिस्टम, कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है। जिसके कारण जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिज़ल्ट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा ट्रू रिज़ल्ट्स प्रोवाइड नहीं मतलब उनके बहुत ज़्यादा ट्रू रिज़ल्ट्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें उनसे आउटपुट नहीं मिलती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने इतने ज़्यादा फ़ायदे पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्शंस रेज़ की गई हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अगेंस्ट। मतलब कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भी ये एक फ़ालतू का काम है, एक फ़ालतू का टाइम वेस्टेज एक्सरसाइज है, जिसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं है। रादर उससे हम ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा बढ़ता है, उससे टाइम वेस्टेज ज़्यादा होती है, ये एक फ़ालतू टेंशन है, ये इतनी फ्रूटफुल नहीं है। अब क्या ऑब्जेक्शंस हैं अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग?
नंबर 1 हाईली एक्सपेंसिव, क्योंकि जो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए ही बहुत खर्चा हो जाता है, फिर उसके लिए हमें एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग से उसके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक हाईली मतलब पेड एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ अननेसेसरी। कुछ एक्सपर्ट्स के तो ये भी आर्गू करते हैं कि ये एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है, भी इसके बिना भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन किया जा सकता है। नंबर 3 इज़ द रिजल्ट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है प्री डिटर्मिन रेट के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे हम अगले चैप्टर्स भी करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम ओवरहेड्स को डिटर्मिन करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कैसे प्री डिटर्मिन्ड रेट फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ती हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो जिसके कारण यही ऑब्जेक्शन लगाई जाती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, क्योंकि जो अजम्पशंस हम इसमें अज्यूम करके जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, जो रेट फाइंड आउट करते हैं, वो एक्चुअल में वो वैसे सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते, तो तब उन सर्कमस्टांसिस में कॉस्ट अकाउंटिंग फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज सो मैनी फॉर्म्स परफॉर्मेंस। अगर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करना है तो बहुत उसके लिए अलग हमें सारे फॉर्मेट मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे मटेरियल के आने का रिकॉर्ड, उसके इशू करने का रिकॉर्ड, उसी तरह हर जॉब के शुरू होने का रिकॉर्ड, उस जॉब के कंप्लीट होने का रिकॉर्ड, हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स हमें तैयार करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें सेपरेट स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, बिजनेस हैं, जिसमें हम कॉस्टिंग सिस्टम को इफ़ेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेशली स्मॉल स्केल जो बिज़नेस होते हैं वो इसको नहीं अडॉप्ट करना चाहती, इन्हें अप्लाई करना मुश्किल लगता है। सो ये ऑब्जेक्शंस थी कॉस्ट अकाउंटिंग के अगेंस्ट। पर चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस उसको फॉलो कर रही हैं वो उनका कॉस्ट डाटा ये इस बात का प्रूफ होता है कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हमें टोटल कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है, हमें पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसीलिए हम इतने ज़्यादा फ़ायदे उसके देख के उसके डिसएडवांटेजेस को, उसकी ऑब्जेक्शंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी। सो ये सारा इंट्रोडक्शन से रिलेटिंग पार्ट था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट शीट शुरू करेंगे, वहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में साथ साथ पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।